हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, हम लोग आज से बिहार आईटीआई क्लास 2022 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट 2022 में बिहार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। यानी कि आपको बताना है कि प्रतिबल की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो प्रतिबल मेंशन किया गया है इसको हम लोग दाब भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे इसको दाब भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रतिबल क्या है। तो प्रतिबल आप इसे दाब को भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको याद होगा कि दाब का जो मात्रक होता है ये होता है पास्कल, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं दिया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो दाब का एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, साथ ही पास्कल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो जब भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा या फिर प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो फिर आपको पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर क्लिक कर देना होगा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया बी में न्यूटन, यानी कि न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और जो वाट होता है ये आपको शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसआई प्रणाली की शुरुआत कब से हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एसआई मात्रक हम लोग लिखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुआ था, तो इसका शुरुआत आपको 1971 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से किसका कोई एसआई यूनिट नहीं है। जैसे कि देखिए मेंशन घनत्व, घनत्व का आपको एसआई यूनिट होता है, विस्थापन इसका भी होता है, दाब का भी होता है, अभी मैंने बताया पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पे सापेक्षिक घनत्व है ये आपको बीमाहीन और यहाँ पे इकाई इसका नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि आपको कौन सी राशि है जिसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है या फिर इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो यहाँ से आपको सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ठीक है, घनत्व होगा तो इसका एसआई यूनिट होता है, विस्थापन का भी होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें समझना ये होगा कि आखिर यह रेसिस्टेंट किसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेंशन किया गया है रेसिस्टेंस, इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये ओम होता है। आपने मैट्रिक के यानी कि 10th में आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। लेकिन इसका जो मेंशन किया गया है रेसिस्टेंस, यानी कि इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, जो प्रतिरोध का हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ये आपको बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि ओम, यानी कि प्रतिरोध की यूनिट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। एम्पियर किसका होता है तो आपको याद होगा, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है एम्पियर। वाट शक्ति का और विभवांतर का होता है वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायोप्टर किसे हम लोग कहते हैं। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसे हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेंस की जो क्षमता है उसे हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। और जो न्यूनतम जो दूरी होती है ये आपको 25 सेंटीमीटर होती है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि एक डायोप्टर बराबर कितना होता है। तो एक डायोप्टर आपको 1 मीटर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वह उपकरण जिसका उपयोग
मोटर गाड़ी की दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन हो जाते हैं सिर्फ दो ऑप्शन देखकर कि स्पीडोमीटर होगा या फिर ऑटोमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि यही दोनों आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं और बार बार कैंडिडेट गलती करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब आपको दूरी की बात की जाए तो उसमें आपको ऑटोमीटर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जैसे ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के गति मापने के लिए किया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूरी है यहाँ पर अगर गति दिया जाए तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब दूरी है तो ये आपको ऑटोमीटर होगा। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दूरी होगा तो फिर ऑटोमीटर हो जाएगा और जब यहाँ पे गति होगा तो फिर आपको स्पीडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे ऊंचाई के साथ बढ़ता है ये है आप स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और कभी कभी आपको डायरेक्ट इसका सूत्र पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है W बराबर mgh, ठीक है, mgh। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कार हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाता है, उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, केंद्रापसारक या फिर घर्षण। तो जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी जो रुक जाती है ये आपको घर्षण के कारण होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हम लोग बर्फ पर अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण सिंपल से ये होता है कि घर्षण में आपको कमी हो जाती है, ठीक है, बर्फ पर हम लोग इसलिए फिसल जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से एक कमजोर बल कौन सा है। यहाँ पे कमजोर बल आपको गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपको याद रखना है कि जब आपको पूछा जाए कि सबसे कमजोर बल कौन है तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, और जब आपको पूछा जाए कि सबसे मजबूत बल कौन सा है तो आपको नाभिकीय बल हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे जो कमजोर बल है ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल है, और सबसे जो मजबूत बल है वो आपको नाभिकीय बल है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था। तो जी की खोज आपको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़े ना तो पढ़ते समय आपको जो ऑप्शन है ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है। जैसे कि मेंशन किया गया आइजैक न्यूटन, तो आपको याद होगा कि आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। बहुत सारे यहाँ पे न्यूटन के खोज हैं, बहुत सारे नियम है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट याद रखने की जरूरत होती है। आपको वीडियो को मैं पॉज करके यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा लंबा समय हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप किताब में पढ़ें तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितने गुना होता है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जानते हैं कि 1/6 होता है और 6, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों ऑप्शनों में से आपको कंफ्यूज में कैसे नहीं होना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जिस भी आप कैंडिडेट का भार अगर पृथ्वी पर देखते हैं उसका जो भार है आपको पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार आपको कितने गुना हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों डी ऑप्शन होगा, क्योंकि पृथ्वी पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी पर अगर आपका 6 गुना है तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि चंद्रमा पर आपका 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर, ठीक है, न कि चंद्रमा पर। अगर यही पूछा जाता है कि चंद्रमा पर भार कितना हो जाता है तो 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर 1/6 और पृथ्वी पर 6, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। उन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है उन्होंने वर्ष 2030 में नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बिल्कुल राइट है। और डी ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया उन्होंने 1987 में नाइटहुड की उपाधि
दी गई थी। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह होगा अवतल, समतल, उत्तर या फिर डबल लेंस। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको जो क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि दर्पण की फोकस लंबाई माइनस में इतना है, प्लस में इतना है, तो आपको सिंपली से पकड़ने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे जो फोकस लंबाई है प्लस में हो दिया जाए, प्लस में यहाँ से जो प्लस दिया गया है और प्लस में दिया जाए, तो उस समय आपको उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे +15 दिया गया, अगर यहाँ पे -15 होता तो फिर कौन सा लेंस होता, तो इसमें आपको अवतल दर्पण हो जाता, ठीक है। अवतल दर्पण भी हो जाएगा और अवतल लेंस, यानी कि दोनों में आपको सेम इसका जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब माइनस होगा तो उसमें आपको अवतल होगा और जब प्लस होगा तो इसमें आपको उत्तल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यहाँ से उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि ओम। आपको याद रखना है, आपको याद भी होगा, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि भी बराबर क्या होता है, IR। आपने पढ़ा होगा भी बराबर होता है IR। यही क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विभवांतर और I के बीच किसने खोज किया था, ये आपको ओम का नियम है, ओम के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो आपको याद है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा जो है आपको बोस-आइंस्टाइन का नियम, जो कि यहाँ से जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं इन्होंने आपको 5वीं अवस्था की खोज की, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ है, आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है आपको शुद्ध पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। दूध में आपको बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। चीनी का घोल में भी आपको पानी और चीनी होते हैं, और वायु में तो पूछना नहीं है, वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो शुद्ध पदार्थ है ये आपको मीथेन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, तो वो आपको है अधातु, ठीक है। अधातु जो होता है आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, तो निष्क्रिय गैस आपको बोला जाता है 18वें समूह के तत्वों को, या फिर जो इसे हम लोग 0 समूह के तत्व भी कहते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब आपको निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं प्रकृति में। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय में कंफ्यूज होता है, तो आपको याद रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड, तो अ से अ आपको मिला देना है। जैसे कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे, तो अ से अधातु ऑक्साइड है अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेंशन किया गया है, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपको पूछा जाए कि धातुओं के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएंगे। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए अधातुओं का ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पे शुरू में अ है और यहाँ पे अम्लीय में अ है, तो अ से अ मिला देना है, यानी कि अधातुओं ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे, और जो धातुएं होती हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अधातुओं ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पानी से अलग किया जा रहा है, यानी कि विघटन किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, विद्युत विघटन। यहाँ पे देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको संयोजन प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन प्रक्रिया किसी दो अभिक्रिया को जोड़ने के बाद जो बनता है उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और विघटन हम लोग कहते हैं जब उसको 2 भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अलग करने की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो आपको याद होगा कि प्रोटॉन के जो नाभिक में होते हैं ये आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको चक्कर लगाता रहता है, और जो इसके नाभिक में होते हैं ये आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण को क्या कहते हैं। तो देखिए आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका समतुल्य प्रतिकण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के उल्टा को क्या कहते हैं, यानी कि इसके विपरीत, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य विपरीत कण को हम लोग
पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन हम ई लिखते हैं, इसके बाद ऊपर माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का जो साइन होता है ई होता है, लेकिन प्लस में यहाँ पे प्लस होता है, जो साइन होता है प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे माइनस होता है, यानी कि दोनों ये विपरीत होते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके प्रतिकण कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। इसका सिंपल सा सूत्र होता है 2n²। क्या होता है 2n², और जो आपको कक्षा होती है ये होती है KLM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो m पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि जो n का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 को स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 को स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 गुणे 2 यानी कि 18, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए कि के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में कितने होंगे, तो आपको सिंपल से के से शुरुआत करना है। अगर के में पूछा जाता है कितना हो जाता, तो के यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर है, 1 स्क्वायर 1, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो यहाँ से अगर के में पूछा जाता है तो 2 हो जाता है। एल में पूछा जाता है तो कितना होता है, तो एल का जो यहाँ पर नंबर है 2 नंबर पर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और 2 दूनी के देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी के 8, यानी कि अगर एल में पूछा जाता तो 8 हो जाता। तो सिंपल सा तरीका यही है कि आपको KLMNO ऐसे करके आपको काउंट करना है, और यहाँ पे जब भी पूछा जाए तो आपको 2n² का फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है NH3 नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि यहाँ पे कोई सूत्र देकर आपको पूछेगा कि संयुक्ता कितनी होती है, तो आपको सिंपली इसका विपरीत कर देना है। जैसे कि यहाँ पे H पर 3 है, तो यहाँ पे N पर 3 कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यानी कि उल्टा कर देना है। जैसे कि अगर एच के पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है हाइड्रोजन में कितनी है, तो यहाँ पे आपको 1 हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे समझ लेना है इसको। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है। तो इसमें दर्शाता है OH आयन में सांद्रता की विधि, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसको कैसे समझना है, आपको याद रखना है कि जो pH मान होता है ये आपको 7 से लेकर 14 तक होता है। 0 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से जैसे ही ज़्यादा होगा क्षारीय होगा, और 7 अगर नेट होता है तो उदासीन होता है। आपको याद रखना है कि pH की जो खोज की थी ये आपको सोरोनसन के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि pH की खोज किसने की थी, तो सोरोनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, उभयधर्मी की प्रकृति क्या होती है। उभयधर्मी की प्रकृति होती है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि उभयधर्मी कौन सा है। उभयधर्मी यानी कि जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो उभयधर्मी आपको 3 याद रखना है कि 3 ही होते हैं। एल्युमिनियम, मैं आपको यहाँ पे इसका लिस्ट दे देता हूँ ताकि आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, एल्युमिनियम यानी कि Al। ठीक है, इसके बाद होता है Zn यानी कि जिंक, और इसके बाद होता है Pb यानी कि लेड। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं दिनों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम नहीं है, जिंक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पे 3 ही जो है ये जो तत्व है ये आपको क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी है, तो यहाँ पे देखिए Zn है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर Zn नहीं होता तो कोई यहाँ पे Al होता या फिर Pb किसी के साथ होता, तो इसका राइट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि आर्गन जो होता है आपको निष्क्रिय गैस होता है या फिर अक्रिय गैस होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो फिर ये था आपको आज का वीडियो। देखिए मैंने 26 क्वेश्चन करा दिए, जो कि सारे क्वेश्चन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से हल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे और ऐसे बिल्कुल आपके प्रश्न आते ही हैं। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, आपको कैसा ये क्वेश्चन लगा, क्या क्वेश्चन हार्ड था, इजी था, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। मैं आपको बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल पाए, आपका एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।